छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन से क्लास लेकर आए हैं। 12वीं क्लास है ये। प्राचीन भारत, गुप्त साम्राज्य एवं प्रशासन। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? शौमिल, शौनक, शूद्रक, सुश्रुत। तो ये जाने जाते हैं सुश्रुत। सुश्रुत, विकल्प डी सुश्रुत सही है। सुश्रुत गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना सुश्रुत संहिता, क्या नाम था इनकी, उसका रचना का? सुश्रुत संहिता, ये नाम था, के लिए जाना जाता है। इन्हें शल्य चिकित्सक का जनक कहा जाता है। इनकी यह रचना आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। 8वीं शताब्दी में अरबी भाषा में किताब-ए-सुपुर्द नाम से इस ग्रंथ का अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगले 2 सूचियां दे रखी हैं, उनका मिलान करना है। तो देखिए, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। संवरक, किसी समय की गणना। विक्रम संवत, तो विक्रम संवत ए का आएगा 78 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया था, चौथा। बी का शक संवत, शक संवत स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी में। अब दिखाई दे रहा है सही। गुप्त संवत सी का ये हुआ था 320 ईसा पूर्व। 320 ईसा में, पूर्व नहीं, ईसा केवल। और डी कली संवत, कली संवत स्टार्ट हुआ था, कितना है, 3102 ईसा पूर्व। ये विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। शक संवत 78 ईसा में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। गुप्त संवत 319 ईस्वी में गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ की थी। कली संवत 3102 3102 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। यह भारत का प्राचीन संवत है। इसकी शुरुआत पांडवों द्वारा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासन सौंपकर हिमालय की ओर प्रस्थान करने तथा श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के समय में मानी जाती है, जो ये कली संवत स्टार्ट हुआ था। समझ में आ गया सभी के? अगला देखिए। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, कांस्यार्पण, दीनार या पट? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? रूपक। विकल्प ए इसका सही आंसर है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ये 32.36 ग्रेन के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के चलाने वाले सबसे पहले गुप्त शासकों में से एक था, जिसने शकों पर विजय के पश्चात चांदी के सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार
निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्त, भड़ौच, कल्याण, कैम्बे। तो यह होता था ताम्रलिप्त। विकल्प इसका सही आंसर है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्त पत्तन से संचालित होता था। यह बंगाली खाड़ी में स्थित एक प्राचीन शहर था जो प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में व्यापार व वाणिज्य का प्रमुख नगरीय केंद्र था। यहाँ से व्यापार मध्य पूर्व और यूरोप से होता था तथा समुद्री रास्ते से बाली, जावा और सुदूर पूर्व से व्यापार होता था। वर्तमान में यह शहर तामलुक के समीप अवस्थित है। अगला प्रश्न, कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण आर, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ है। देखिए, इसमें दो कथन और कारण दे रखे हैं, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों के रूप में देखा जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने विजित भारतीय प्रदेशों में सेनापति फिलिप प्रांतीय शासक की नियुक्ति की थी। इसके उपरांत प्राय सभी शासकों ने अपने अपने विजित क्षेत्रों में प्रांतीय शासक नियुक्त कर सामंती व्यवस्था लागू की। प्राचीन भारत में प्रांतीय शासकों की सामंती व्यवस्था का विकास कई कारणों से हुआ, जिसमें सर्वप्रथम कारण एक केंद्रीकृत सत्ता द्वारा विस्तृत भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना असंभव सा था। सामंती व्यवस्था से में क्षेत्रीय सामंत अपने केंद्रीय सम्राट के प्रति अपनी स्वामी भक्ति विभिन्न अवसरों पर उपहारों और करों की भेंट द्वारा व्यक्त करते थे। इस सामंती व्यवस्था का गुप्त काल में काफी विस्तार हुआ था। तो क्या लिखेंगे आंसर में? ए और आर दोनों सही है, बट परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री हिंगसंग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। देखिए, दिए गए कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ना तो ये वाला सही है और ना ही ये, दोनों कथन गलत है, सही नहीं है। क्योंकि चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। इसका भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संग्रह करके चीन ले जाना था। यह लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहा। साथ ही चीनी तीर्थयात्री हिंगसंग ने करीब 630 ईसा से 640 ईस्वी के बीच भारत की पृथ्वी पर पदार्पण किया। उस समय भारत का राजा हर्षवर्धन था। इनकी यात्रा वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति का विस्तृत वर्णन किया। तो इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी इसका सही आंसर लगाएंगे। अगला, ईसा की 3वीं शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से
रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पर निर्भर हो गए? अफ्रीकी व्यापार पर नहीं, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर नहीं, मध्य पूर्व यूरोपीय व्यापार पर नहीं, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। बिल्कुल सही, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ईसा की 3वीं शताब्दी में जब हुणों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, तब भारतीय व्यापारी अधिकाधिक दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर निर्भर हो गए। व्यापारिक मार्गों पर हुणों का कब्जा हो जाने से रोमन व्यापार समाप्त होने लगा। अतः भारतीय व्यापारियों ने दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया। तो हमारा विकल्प डी इसमें बिल्कुल सटीक आंसर है, विकल्प डी। ठीक है ना, विकल्प डी बिल्कुल सटीक आंसर है इसका। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे पहली वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। सिविल सर्विस IAS की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर देखें।